हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा आपके सामने मासिक करंट अफेयर दृष्टि आईएएस की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए लेके हाजिर हूँ। अगर आप यूपीपीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप आरओ यारो की परीक्षा देने वाले हैं या आप इनमें से किसी भी एग्जाम की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं या फिर कोई भी उत्तर प्रदेश के स्तर की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसके आयोग की या वहाँ पे जहाँ भी यूपी स्पेशल के प्रश्न आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए, आप इसे ट्रिपल स्टार दे दीजिए। ठीक है? यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक वार्षिकी को मैं कंप्लीट कराने पे लगा हुआ हूँ। हमने दिसंबर और जनवरी दोनों की वीडियो अपलोड कर दी है यूपी स्पेशल की। अब हमने क्या कर रखा है कि जनवरी 2023 से 24 आ गया है। जनवरी 2023 से हम ये वीडियो को कंप्लीट करा रहे हैं। हमने मार्च तक की वीडियो डाल दी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हम आज अप्रैल महीने की करंट अफेयर कराने वाले हैं यूपी स्पेशल की। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज एक बहुत छोटा सा काम करना है, लेकिन यह आपके लिए छोटा है, मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। प्लीज एक यहाँ पे सब्सक्राइबर बटन लाल सी बनी होगी बगल में, आप देख रहे होंगे, उस पर सब्सक्राइब करके ऐसे लिखा होगा। ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, इस पे जाके क्लिक कर देना है, टिप देना है। और यहाँ पे एक बेल आइकॉन भी बना होगा। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए बेनिफिशियरी है, आपको लाभ मिल रहा है, तो उस घंटे को भी दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन इसे कहते हैं। अगर आप इसे दबा देंगे तो हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। सो प्लीज एक बहुत ही छोटा सा काम मैंने आपको दे दिया। अगर इसमें कष्ट न हो सो प्लीज यह काम जरूर कर दीजिए। बाकी आप हमारे चैनल का लाभ उठाते रहिए, हम आपके साथ बने हुए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स को, यूपी स्पेशल। तो इसमें देखते हैं पहली खबर हमें कहां से मिल रही है। पहली खबर मिल रही है, गोंडा के 5 रेलवे स्टेशन को मिलेगी एयरपोर्ट की सुविधा। हो सकता है कोई कोई खबर जो है रिपीट हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि यह खबर रिपीट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इसे बताता हुआ चल रहा हूं। 31 मार्च 2023 को पूर्वोत्तर रेलवे मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के 5 रेलवे स्टेशनों मनकापुर, कटरा, बभनान, कर्नलगंज और छपिया को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित पांचों जंक्शन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, पार्किंग की उच्च स्तरीय आधुनिक सुविधाएं देने की तैयारी है। चयनित स्टेशन में आधुनिक प्रवेश द्वार, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल, रिटायरिंग रूम आदि बनाया जाएगा। यात्री प्रतीक्षालय को बढ़ाकर उसे अन्य प्रतीक्षालयों से जोड़ा जाएगा। स्टेशन तक मार्गों का चौड़ीकरण, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं व दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालयों की संख्या बढ़ाते हुए रेलवे यात्रियों को वाईफाई सुविधा मुफ्त दी जाएगी। स्टेशन के नाम कम से कम 2 एलईडी बोर्ड लगेंगे। इनके प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाई जाएगी। प्रत्येक स्टेशन को आवश्यकता को ध्यान में रखकर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, कार्यकारी लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए विशेष स्थान दिए जाएंगे। हरियाली युक्त रेलवे स्टेशन के भवन भी दूर से ही आकर्षित करेंगे। साथ ही स्थानीय कला व संस्कृति का संदेश परक डिजाइन चित्रकारी द्वारा सुंदरीकरण करने से लोगों को स्टेशन पर उस क्षेत्र की विशेषता का एहसास होगा। अच्छा, आप में से हो सकता है कईयों ने बिहार पीसीएस का परीक्षा दिया हो, या अभी हाल में जो टीचर एग्जाम चल रहे हैं, टीचर भर्ती बिहार की, वो भी दिए होंगे। तो आप बताइए, पटना रेलवे स्टेशन पे, पटना तक तो गए ही होंगे, पटना रेलवे स्टेशन पे जो पेंटिंग्स की गई है वह कौन सी चित्रकारी है? कमेंट करके बताइए। छपिया स्टेशन पर भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति लगने और उनसे जुड़ी चित्रकारी की जाएगी। मनकापुर, कटरा, भवनान, कर्नलगंज रेलवे स्टेशनों को विकसित कर वहां की खासियत का एहसास कराते हुए सुंदर बनाया जाएगा। सभी स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चला रही है यूपी गवर्नमेंट, के लिए न्यूनतम 2 स्टॉल, बेहतर कैफेटेरिया व 5G इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। प्रोजेक्ट अलंकार से हाईटेक होंगे वाराणसी 7 राजकीय विद्यालय। 2 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत वाराणसी जिले के 7 राजकीय स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कारपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए कार्यदायी एजेंसी के साथ MOU की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। वाराणसी जिले के इन राजकीय हाई स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 2 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द ही विद्यालयों में जीर्णोद्धार नवीकरणीय कार्य पूरा किया जाएगा। विद्यालयों के जर्जर भवनों की हालत को सुधार कर उन्हें
आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। प्रोजेक्ट अलंकार, ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट अलंकार की ओर से राजकीय विद्यालयों को संवारने के लिए 12 बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रमुख स्वच्छ पेयजल, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कक्षाएं, प्रयोगशाला, खेल मैदान, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट, ओपन जिम के साथ मल्टीपर्पज हॉल, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के साथ सोलर प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की सुविधाओं से यह लैस होंगे। बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा बैगन और चंदौली का आमद चीनी चावल को मिला जीआई टैग। 3 अप्रैल 2023 को जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया, उत्तर प्रदेश के बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भाटा बैगन, चंदौली का आदमचीनी चावल के साथ अन्य 7 उत्पादों को जीआई सर्टिफिकेट मिला है। गौरतलब है कि जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता या फिर नाम खासतौर से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। धार्मिक और पर्यटन नगरी काशी जीआई हब के रूप में उभरी है। यहाँ के खास बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर के भाटा, सफेद बड़ा गोल बैगन और आदम चीनी चावल जिला चंदौली के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर का तमगा मिला है। अब जीआई टैग होता क्या है, जीआई टैग कौन देता है, इसकी प्रक्रिया पूरी क्या है, कब इसे शुरू किया गया, भारत में किसे पहली बार दिया गया, अगर आप इसके पूरे हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, पूरे अतीत के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे ही चैनल पे एक वीडियो आपको मौजूद होगी। लॉन्गडोंग हल्दी मेघालय के उसको जीआई टैग दिया गया है, तो उसी हल्दी के संदर्भ में हमने वो वीडियो बनाई है, एक शॉर्ट वीडियो है, और उस वीडियो में हमने जीआई टैग का पूरा इतिहास खंगाल डाला है। आप अगर वहां पहुंच जाते हैं तो निस्संदेह इससे संबंधित बहुत ही तगड़ी जानकारी आपको मिल जाने वाली है। जीआई विशेषज्ञ ने बताया, नाबार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रदेश के 11 उत्पादों को इस वर्ष जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिसमें 7 उत्पाद ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी शामिल है। 4 कृषि एवं उद्यान से संबंधित उत्पाद काशी क्षेत्र से, इसकी कुल संख्या अब 45 हो गई। इस माह के अंत तक 9 और उत्पादों को जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। मंगलायतन विश्वविद्यालय को मिला नैक A+ ग्रेड। 4 अप्रैल 2023 को मीडिया सूत्रों में जानकारी मिली कि मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद नैक ने A+ ग्रेडिंग प्रदान की है। विदित है कि नैक की 5 सदस्यीय टीम ने 22 से 24 फरवरी तक विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। टीम ने विश्वविद्यालय की अकादमिक अनुसंधान गुणवत्ता के साथ प्रशासनिक ढांचागत व्यवस्था का भी मूल्यांकन किया था। विद्यार्थियों, पूर्व छात्रों, अभिभावकों साथ ही स्टाफ के साथ बैठकर चर्चा की थी एवं फीडबैक लिया था। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीके दसोरा ने बताया, अक्टूबर 2022 में सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट नैक में सबमिट की गई थी। नैक मूल्यांकन किसी भी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता जांचने के लिए होता है। संस्थान द्वारा नैक ग्रेडिंग के लिए आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद नैक की टीम संस्थान का निरीक्षण करती है। टीम शैक्षणिक सुविधाएं, अनुसंधान, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था के आधार पर रिपोर्ट तैयार करती है। इसी के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। इसका काम देश भर के विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थानों, निजी संस्थानों में गुणवत्ता को परखना, उनको रेटिंग देना है। नैक ग्रेडिंग से विद्यार्थियों को संस्था का चयन करने में, शिक्षा की व्यवस्था, अनुसंधान, बुनियादी ढांचे के लिए बेहतर विकल्प की सुविधा मिलती है। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य की अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के तहत सरकार ने प्रदेश के पावरलूम बुनकरों की बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा दी है। शहरों में 5 किलोवाट कनेक्शन वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को आधे हार्स पावर पर 400 और 1 हार्स पावर पर 800 रुपए देना होगा। गांव में यह क्रमशः 300 और 600 रुपए होगा। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जाएगा। वहीं हथकरघा पर 80, पावरलूम पर लगाने वाले 60% तक अनुदान मिलेगा। 5 किलोवाट अधिक भार वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को 700 रुपए प्रति हार्स पावर, अधिकतम 9100 रुपए हर माह अनुदान दिया जाएगा। इस अनुदान को बिल में कम कर दिया जाएगा। वहीं सूक्ष्म लघु उद्यम निर्यात प्रोत्साहन, खादी ग्रामोद्योग, हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। बेरोजगार को रोजगार से जोड़ने के लिए झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना को शुरू की गई। ध्यान रखिएगा, झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना बुनकरों को हथकरघा के 2 अनुमानित मूल्यों पर 50,000 रुपए
80,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को बोनस नहीं देने वाले नियोक्ता को अब जेल नहीं होगी। इस प्रस्ताव के तहत बोनस संदाय अधिनियम 1965 में संशोधन को मंजूरी देते हुए 6 माह तक सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। नए प्रावधान के तहत जुर्माना की राशि जो 1,000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। इसमें भी समन की व्यवस्था की गई है। विदित है कि अब तक कर्मचारियों को बोनस नहीं देने पर नियोक्ता को 6 माह की सजा या 1,000 रुपए जुर्माना अथवा सजा व जुर्माना दोनों लगाए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री सुथनी में किया बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास। 6 अप्रैल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के सहजनवा तहसील के सुथनी गांव में गीले कूड़े से बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से बनने वाले प्लांट का लखनऊ में वर्चुअल शिलान्यास किया। इस प्लांट का निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई की कंपनी एवर एनवायरो रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करेगी। काम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर होगा। इस प्लांट में शहर से निकलने वाले गीले कूड़े से बायो सीएनजी गैस के अलावा खाद भी तैयार होगी। नगर निगम की टीम शहर से निकलने वाले गीले कूड़े को प्लांट तक पहुंचाएगी। प्लांट में लगी मशीनों के जरिए कूड़े की छटाई होगी। इसके बाद जरूरत के अनुसार प्लांट में सीएनजी और खाद तैयार होगी। बायो सीएनजी प्लांट में रोजाना 200 टन गीले कचरे की जरूरत होगी। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, इससे पहले रिपीट हो रहा है। कचरे से रोजाना 1,000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन, साथ ही 40 टन जैविक खाद भी बनेगी। महानगर से रोजाना निकलने वाला 350 टन में से ज्यादातर कूड़े का निस्तारण किया जाएगा। इस प्लांट को लगाने से संचालन तक का पूरा खर्च मुंबई की कंपनी एनवायरमेंट रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड वहन करेगी। यहां तक कि प्लांट में लगे कर्मचारियों को वेतन आदि भी कंपनी ही देगी। वहीं नगर निगम केवल जमीन उपलब्ध कराएगी। इस जमीन के एवज में प्लांट संचालन करने वाली कंपनी प्रत्येक साल रॉयल्टी के रूप में नगर निगम को 56 लाख रुपए भी देगी। 15 साल के बाद कंपनी चालू हालत में नगर निगम को यह प्लांट सौंप देगी। नगर निगम के चीफ इंजीनियर संजय चौहान ने बताया, 1 साल में कंपनी इस प्लांट को तैयार कर लेगी। इसके बाद शहर का कूड़ा वहां गिरने लगेगा। फिर बायो सीएनजी के अलावा जैविक बनना शुरू हो जाएगा। कंपनी इस बायो सीएनजी जैविक खाद का व्यावसायिक इस्तेमाल करेगी, इसे बाजार में बेचेगी, अपना खर्च निकालेगी। हालांकि नगर निगम को दोनों चीजें कुछ कम कीमत पर मिलेंगी। विदित है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसी कंपनी के द्वारा प्लांट लगाया गया है और इससे वह अपना पूरा खर्च निकालती है। योगी ने गोरखपुर को दी 1,000 करोड़ रुपए की सौगात। योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के तीसरे दिन गोरखपुर के 1,000 करोड़ से अधिक सौगात दी। उन्होंने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड खाद कारखाना के मैदान पर करीब 1,046 करोड़ रुपए की लागत वाले 258 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। योगी आदित्यनाथ जी ने 333.85 करोड़, जान लेकिन ये फिगर भी याद रखा करिए, कभी कभी परीक्षा में डायरेक्ट फिगर पूछ लेता है और यूपी आरओ या यूपी पीसीएस में भी पूछने का ट्रेंड आजकल चल रहा है। आपने लास्ट टाइम, अगर आपको याद होगा, मनरेगा के लिए कितना आवंटन हुआ है पूछा गया था। 56 विकास कार्यों का लोकार्पण, 711.81 करोड़ रुपए के 202 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप बस रहे औद्योगिक गलियारे में गीडा के सेक्टर 27 में बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेज के 1,071 करोड़ रुपए के निवेश में लग रहे प्लांट का भूमि पूजन व शिलान्यास किया था। वरुण बेवरेज के प्लांट में आम, अमरूद, लीची जैसे फलों व दूध की आपूर्ति करके किसान व पशुपालक अपनी आय कई गुना बढ़ा सकेंगे। गोरखपुर के प्लांट से 1,500 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 10,000 ग्रामीण अतिरिक्त आमदनी स्रोत से जुड़ेंगे। चुनाव आयोग ने रालोद से छीना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। रालोद से एक पार्टी है, ठीक है, तो यह राष्ट्रीय लोकदल। भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी करते हुए विधानसभा चुनाव में 8 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया। आदेश के बाद रालोद एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया। आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले दल को कुल वोटों का न्यूनतम 6% हासिल करने पर राज्य स्तरीय के दल की मान्यता दी जा सकती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि उसे महज 2.85% वोट ही हासिल हुआ था। इसी वर्ष 2019 से लोकसभा चुनाव में रालोद के हिस्से में कोई सीट नहीं आई थी, उसे महज 1.69% वोट हासिल हुए थे। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव गिरीश चौधरी हैं। इस पार्टी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत चौधरी ने किया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लोक दल पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था।
जिनमें से 8 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। निर्वाचन आयोग ने भारत राष्ट्र समिति बीआरएस से आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रीय लोकदल से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। वहीं रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को पश्चिम बंगाल में एक राज्य पार्टी के रूप में अमान्य किया है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास जी का है, नागालैंड में, टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में और वॉइस ऑफ पीपल पार्टी को मेघालय में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। दरअसल चुनाव आयोग की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और अन्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया और 9 राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों की करंट स्टेटस वापस ले लिया। भारत में सभी राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इस समय देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। राष्ट्रीय पार्टी, जिन्हें चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। भारत में भी सिर्फ 6 पार्टियां हैं ऐसी। क्षेत्रीय पार्टी, चुनाव आयोग ने से राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला हो। भारत में भी 50 से ज्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं। गैर मान्यता प्राप्त पार्टी, ऐसी पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होती हैं लेकिन इन्हें मान्यता नहीं मिली होती, क्योंकि या तो ये बहुत नई होती हैं या इन्होंने वोट हासिल नहीं किए होते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सके। अब रौलौद भी इसी कैटेगरी में आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दी। 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद नीति को हरी झंडी दे दी। कैबिनेट मंजूरी कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए दी गई है। इसके तहत 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद होगी। 2125। खाद्य विभाग, मंडी परिषद, पीसीएफ, यूपी कोऑपरेटिव यूनियन, उपभोक्ता सहकारी संघ, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम और भारतीय खाद्य निगम के 6000 केंद्रों के माध्यम से खरीद होगी। कुल 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को गेहूं की बिक्री के लिए खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रारंभ कर दी गई। हालांकि सरकारी क्रय केंद्रों पर अभी गेहूं की आमद काफी कम है। चावल पर काम कर रहे चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी को अब और अतिरिक्त भूमि दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि चावल अनुसंधान केंद्र वाराणसी चावल पर अच्छा काम कर रहा है। काला नमक चावल पर किया गया है अनुसंधान और इसका कार्य प्रशंसनीय रहा। ऐसे में इसे और विकसित करने का प्रस्ताव लाया गया है। इस संस्थान को अब 0.97 हेक्टेयर जमीन और दी जाएगी। प्रदेश के शहरों में सभी जरूरी स्थानों पर मिलेगी ई चार्जिंग की सुविधा। 12 अप्रैल 2023 को मीडिया सूत्रों की जानकारी मिली कि योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्षेत्र में लीडर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया। शहरों में सभी जरूरी स्थानों पर ई चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ ईवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल कर रहे नागरिकों को सभी जरूरी स्थानों पर समुचित चार्जिंग की सुविधा भी देना है। इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई। उसने ई चार्जिंग सुविधाओं के लिए सेवा प्रदाताओं को जरूरत के आधार पर जमीन देने की प्रक्रिया भी तय कर दी। पहले चरण में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 नगर निगम वाले शहरों में लागू किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के लिए कार्यकारी समूह का भी गठन किया गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने बताया, चार्जिंग के लिए सरकारी संस्थाओं को जमीन 10 वर्ष के पट्टे या लीज पर दी जाएगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए विद्युत मंत्रालय के मानकों के अनुसार निर्धारित रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा। पट्टावधि, रेवेन्यू शेयरिंग रेट व अन्य निर्धारित मानकों को समय समय पर संशोधित किया जाएगा। संस्थानों का चयन टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। उपभोक्ताओं को न्यूनतम शुल्क पर चार्जिंग सुविधा देने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में बसेगी आईटी, मेडिसिटी, एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी। मीडिया सूत्रों की जानकारी के अनुसार राज्य सरकार प्रदेश में बेंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी, महाराष्ट्र की तर्ज पर मेडिकल सिटी बसाने जा रही है। बेहतर शिक्षा के लिए एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट्स सिटी भी बसाए जाएंगे। इसके प्रमुख बिंदु क्या दिए गए हैं कि जिम्मेदारी इसकी किसको दी गई है? आवास विभाग को दी गई है। भवन विकास उपविधि में व्यवस्था करने के साथ ही नीति लाने जा रहा है यह विभाग। इस योजना में से प्रदेश के 50,000 युवाओं को रोजगार मिलने की भी उम्मीद है।
राज्य सरकार की योजना है कि देश दुनिया की नामी गिरामी दवा कंपनियों के लिए ऐसा स्थान विकसित किया जाए जहां पर सभी सुविधाएं हों। महाराष्ट्र के तट पर मेडिकल सिटी बसाने की योजना, इसके लिए कम से कम 200 से 300 एकड़ जमीन की व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रमुख शहरों को एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसे बड़े कॉलेजों विश्वविद्यालय खोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। बंगलुरु की तर्ज पर आईटी सिटी बसाने का खाका खींचा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना की गई थी, लेकिन जरूरत के मुताबिक यह पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राज्य राजधानी क्षेत्र में इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। मेडिकल सिटी आईटी सिटी के सहारे हर साल 50,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। देश में अभी आईटी सेक्टर में सर्वाधिक नौकरियां बेंगलुरु और पुणे में है। राज्य सरकार चाहती है उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही अच्छी शिक्षा मिलने के साथ ही रोजगार के संसाधन मिल सके। इसलिए आईटी सिटी खोलने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है। मेडिकल सिटी में इससे जुड़े क्षेत्र में रोजगार के द्वार खोलेंगे। विदित है कि वर्ष 2016 में लखनऊ में आईटी सिटी का शुभारंभ किया जा चुका है। लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 100 एकड़ में आईटी सिटी की स्थापना की गई है। एससीएल काम कर रही है। आईटी सिटी के जरिए लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिला है। गौरतलब है कि देश का पहला मेडिकल सिटी महाराष्ट्र के इंद्रायणी में 300 एकड़ में बसाया जा रहा। इसमें अस्पताल, अनुसंधान केंद्र, दवा फैक्ट्रियां, वेलनेस, फिजियोथेरेपी केंद्र आदि होंगे। एनएमएनएच और राज्य संग्रहालय लखनऊ ने पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 12 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय लखनऊ ने जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा की दिशा में मिलकर कार्य करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के निदेशक नाज रिजवी और राज्य संग्रहालय लखनऊ के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में हस्ताक्षर किए हैं। एएमयू के तहत प्रकृति के प्रति जागरूकता जगाने हेतु स्कूल कॉलेज छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के बहुआयामी प्रयास किए जाएंगे। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के बारे में देखें तो इसकी स्थापना देश की प्राकृतिक विरासत पर जागरूकता को चित्रित करने, बढ़ावा देने के लिए भारत की स्वतंत्रता की रजत जयंती समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों में एक नई रूप में की गई थी। पर्यावरण शिक्षा के लिए समर्पित यह संस्थान मुख्य रूप से विषय आधारित प्रदर्शन दीर्घाओं, अनुभव संसाधनों केंद्रों जैसे कि डिस्कवरी कक्ष, गतिविधि कक्ष, शैक्षिक एवं आउटरीच गतिविधियों से संपन्न है। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध प्राकृतिक विरासत, प्राकृतिक इतिहास, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान को चित्रित करना है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना है। एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय का दायित्व पूरे देश में पर्यावरण जागरूकता पैदा करना, संरक्षण शिक्षा को बढ़ावा देना है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एनएमएनएच ने देश के दक्षिणी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्रों में अपने 4 क्षेत्रीय संग्रहालयों के माध्यम से अपनी सेवाओं, अपने दृष्टिकोण को एक राष्ट्रव्यापी आउटरीच के लिए विस्तारित किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक आगामी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। राज्य संग्रहालय लखनऊ की बात करें अगर, राज्य का एक प्रतिष्ठित सबसे पुराना बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसमें पुरातत्व, प्राकृतिक इतिहास, सजावट, कला, मुद्रा शास्त्र से संबंधित कलाकृतियों का अद्भुत संग्रह है यहाँ पे मौजूद है। कलाकृतियों के संरक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान, प्रकाशन के साथ साथ संग्रहालय समय समय पर अस्थायी स्थायी प्रदर्शनी दीर्घाओं, तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए कार्यशालाओं, बुद्धिजीवी शोधकर्ताओं के लिए सेमिनार, कला प्रशंसा पाठ्यक्रम, अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। राज्य संग्रहालय लखनऊ देश के अन्य संग्रहालयों के सहयोग से देश दुनिया की समृद्ध विरासत के संदर्भ में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के 2 पंचायतों को मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं। सिद्धार्थनगर जिले के भंवापुर ब्लॉक ग्राम पंचायत हंसुदी अवसानपुर को राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत हंसुदी अवसानपुर को यह पुरस्कार बाल हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रदान किया गया। वहीं मुरादाबाद जिले के दिलारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत मिलक अमावती को सभी 9 LSDG विषयों, हरित पहल संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया गया।
निम्नलिखित श्रेणियों में चुनी गई पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिए गए, जैसे व्यक्तिगत LSDG विषय के तहत प्रदर्शन के लिए दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, सभी 9 LSDG विषयों हरित पहल संबंधित विशेष श्रेणियों के तहत समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ। 18 अप्रैल 23 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री आदित्य जी की उपस्थिति में राज्य के लखनऊ हरदोई में पीएम मित्र पार्क का शुभारंभ किया। लखनऊ में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में पीएम मित्र के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु MOU पर हस्ताक्षर हुए। तो यह तो फैक्ट हो गया जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ जो मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, देखते हैं। पीएम मित्र पार्क लखनऊ की विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जाए, PPP। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो है सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है यह स्पेशल है, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। विशेष प्रयोजन वाहन SPV मॉडल डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा बल्कि रियायत अवधि में इसका रखरखाव भी करेगा। पीएम मित्र पार्क लखनऊ कुल क्षेत्रफल का 1000 एकड़ होगा क्षेत्रफल में, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। इससे 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष, 2 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होने की उम्मीद है। पार्क लखनऊ जिले के मलिहाबाद पार्क के अटारी गांव में विकसित किया जा रहा, जो सड़क, रेलवे, हवाई संपर्क से देश के प्रमुख शहरों में बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। पार्क का निकटतम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर अंतरदेशीय कंटेनर डिपो कानपुर है, जो पार्क से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। पीएम मित्र पार्क लखनऊ में एक इंक्यूबेशन केंद्र, सामान्य प्रसंस्करण गृह, एक सामान्य प्रवाह उपचार संयंत्र, डिजाइन केंद्र, परीक्षण केंद्र, अन्य वस्त्र संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सामान्य अवसंरचना का विकास करने के लिए पीएम मित्र पार्क लखनऊ को 500 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। पीएम मित्र पार्क लखनऊ कपड़ा उद्योग क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मजबूती प्रदान करेगा। फरवरी 23 में उत्तर प्रदेश में एक सफल वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 33,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इसमें 56,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव कपड़ा क्षेत्र के लिए है। भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन करेगा। भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित होने वाली विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। यह प्रोत्साहन राशि इकाई के कुल वार्षिक टर्नओवर को 3% होगी, जिसकी सीमा प्रति कंपनी के हिसाब से निम्नलिखित होगी। 300 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का निवेश एक एंकर निवेशक कंपनी के लिए कुल प्रोत्साहन पर 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा और अधिकतम 30 करोड़ रुपए की सीमा। 100 से 300 करोड़ रुपए का निवेश एक निवेशक कंपनी के लिए कुल प्रोत्साहन पर 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सीमा और अधिकतम 15 करोड़ रुपए की सीमा। अन्य निवेशक कंपनियां ठेकेदार 1 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष की सीमा और कुल प्रोत्साहन पर अधिकतम 3 करोड़ रुपए के लिए, लेकिन उनके पास 100 या इससे ज्यादा लोगों को रोजगार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंट पॉलिसी 2022 के अनुसार पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित विनिर्माण इकाइयों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। पीएम मित्र पार्क में स्थापित न्यूनतम 50 लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए 5 वर्षों तक 2 रुपए प्रति यूनिट 60 लाख रुपए प्रति वर्ष तक बिजली टैरिफ सब्सिडी। पीएम मित्र पार्क लखनऊ में स्थापित विनिर्माण इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट। मास्टर डेवलपर को बिजली तक पहुंचने की खुली अनुमति होगी। गोरखपुर में बनेगा प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय। हेलो, 20 अप्रैल 2023 को मंडलायुक्त गोरखपुर रवि कुमार एनजी ने बताया कि CSR के तहत गोरखपुर में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय बनेगा। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। CSR के तहत करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर जिले में प्रस्तावित महिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की व्यवस्था होगी। बालिकाओं के उत्थान के लिए जरूरी सुविधाओं के आकलन हेतु कंसल्टेंसी फर्म की जिम्मेदारी दी गई है। गोरखपुर में प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय रियल एस्टेट कंपनी शोभा डेवलपर की ओर से लिया गया है, जिसको लेकर कंपनी के अधिकारियों ने गोरखपुर का दौरा किया था।
महिला विश्वविद्यालय के लिए जिला प्रशासन द्वारा 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसका संचालन भी कंपनी की ओर से किया जाएगा। विदित है गोरखपुर में पहले से 4 विश्वविद्यालय संचालित है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। महिला विश्वविद्यालय बन जाने से गोरखपुर में विश्वविद्यालयों की संख्या 5 हो जाएगी। गोरखपुर में महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य कंपनी का फोकस महिलाओं के उत्थान पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुविधाओं की काफी जरूरत है। पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने में यह विश्वविद्यालय काफी कारगर साबित होगा। वाराणसी से प्रयागराज के बीच क्रूज संचालित करने के लिए सर्वे पूर्ण हुआ। 23 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निदेशक LK रजक ने बताया, पीएम गतिशक्ति योजना के तहत क्रूज सेवा के संचालन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी प्रयागराज के बीच सर्वे पूरा किया। जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है, उसी तरह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण बनाया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। केएल रजक जी ने बताया कि जुलाई से इसे शुरू करने की तैयारी है। ट्रायल सफल रहा तो इस रूट पर जलयान की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही मालवाहक जलयान के संचालन की भी योजना है। वाराणसी प्रयागराज के बीच चलने वाला क्रूज सैलानियों को गंगा दर्शन के साथ ही पर्यटकों का भी सैर कराएगा। इस सर्वे की कई जगहों पर जल परिवहन की बाधाओं को चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी सहित पर्यटन स्थलों पर जेटी का निर्माण भी कराया जाएगा। इस प्रयोग के सफल होने के बाद जलमार्ग प्राधिकरण क्रूज सेवाओं में बढ़ोतरी भी करेगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज वाराणसी के बीच सभी पर्यटक स्थलों को जोड़ते हुए जल मार्ग प्राधिकरण नया रूट तैयार करने में जुटा है। सुबह से लेकर शाम तक पूरी होने वाली एक तरफ की यात्रा को पीपीपी मोड पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए संचालित करने की योजना है। इसके लिए कई निजी कंपनियों ने योजना में रुचि दिखाई है। निजी कंपनी का चयन के बाद किराया, अन्य सुविधाओं का निर्णय लिया जाएगा। वाराणसी से चुनार, विंध्याचल, सीतामढ़ी, प्रयागराज में जेटी का निर्माण कर यहां ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए जलमार्ग प्राधिकरण स्थानीय प्रशासन से अपनी कार्य योजना साझा करेगा। दरअसल पीएम गतिशक्ति योजना के तहत वाराणसी प्रयागराज के बीच नए क्रूज संचालन के जरिए चुनार का किला, मां विंध्यवासिनी धाम और सीता समाहित स्थल तक पहुंचने के लिए गंगा घाटों का विकास भी किया जाएगा। पीएम गतिशक्ति योजना के तहत वाराणसी को जलमार्ग का नया केंद्र बनाया जा रहा। रामनगर मल्टी मॉडल टर्मिनल को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना है। वाराणसी से हल्दिया तक मालवाहक जलयान का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। गंगा विलास क्रूज के जरिए दुनिया के सबसे लंबे नदी मार्ग से वाराणसी का जुड़ाव किया गया है। प्रयागराज तक क्रूज संचालन के जरिए वाराणसी को केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। वाराणसी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। 23 अप्रैल 2023 को मीडिया जानकारी में मिली कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी के राजा तालाब तहसील के गंजारी में 32 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, जिसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वाराणसी में बनने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर संचालित होगा। निर्माण वीसी की तर्ज पर कराया जाएगा। ईपीसी मॉडल पर निर्माण के लिए यूपीसीए की ओर से निर्माण कंपनी के चयनित टेंडर जारी कर दिया गया है। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग सामानों की खरीद और डिजाइन मोड पर काम करने के लिए कंपनी का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन जारी टेंडर में कंपनियां यूपीसीए की वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली लगा सकती हैं। बोली लगाने वाली कंपनियों को सुरक्षा राशि के तौर पर, सिक्योरिटी मनी के तौर पर 5 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। टेंडर की शर्त के अनुसार जिस कंपनी का चयन किया जाएगा उसे 30 महीने यानी 2.5 साल में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर यूपीसीए को हैंडओवर करना होगा। स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। स्टेडियम निर्माण में करीब 4,000 करोड़ खर्च होगा। हाल ही में बीसीसीआई सचिव जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला के विशेषज्ञों ने प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण भी किया था। केरल में वाटर मेट्रो की तर्ज पर काशी में दौड़ेगी वाटर टैक्सी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन संजय बंदोपाध्याय ने बताया कि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नमो घाट सबसे उत्तर में से 80 घाट सबसे दक्षिण के बीच वाटर टैक्सी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और पर्यटन विभाग के सहयोग से चलाई जाएगी। यह टैक्सी वाराणसी के सभी 80 घाटों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चलेगी। बीच में इसके लिए 4 स्टेशन बनाए जाएंगे। सभी घाटों पर जलमार्ग प्राधिकरण फ्लोटिंग जेटी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लोगों को टैक्सी में चढ़ना और उतरना आसान हो जाएगा। वाटर टैक्सी का इस्तेमाल न सिर्फ परिवहन के लिए किया जाएगा, बल्कि लोग बनारस के खूबसूरत घाटों का नजारा भी इससे ले सकेंगे।
अभी बनारस में क्रूज और कार्गो का संचालन हो रहा है। इसके इस्तेमाल केवल पर्यटक ही करते हैं, लेकिन वाटर टैक्सी का इस्तेमाल बनारस के लोग सड़क पर जाम से छुटकारा के लिए भी करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया है। ए एन एन अवार्ड एन अवार्ड 2023 से सम्मानित हुए बीएचयू के 2 न्यूरो डॉक्टर। चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सकों को अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी एएन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आईएमएस बीएचयू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक पाठक, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद को अमेरिकी एकेडमिक न्यूरोलॉजी ओर से बोस्टन में आयोजित वार्षिक समारोह में एएन अवार्ड 2023 से नवाजा गया। न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने बताया, डॉक्टर अभिषेक पाठक ने लकवा के कारण बचाव व सतर्कता पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। वहीं डॉक्टर आनंद को यह सम्मान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सहित कई राज्यों से आने वाले मरीजों में सिर दर्द की समस्या पर शोध कार्य के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कस्तूरबा विद्यालयों से हटाए जाएंगे सभी पुरुष स्टाफ। मीडिया सूत्रों से जानकारी मिली कि वर्तमान में प्रदेश भर में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी पुरुष स्टाफ को हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा महानिदेशक, समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर शैक्षणिक शिक्षणेतर पुरुष कार्मिक का नवीकरण न करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश स्कूली शिक्षा का यह कदम कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में आवासीय सुरक्षा, आवासीय सुविधा के साथ कक्षा 8 से कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा ग्रहण कर रही छात्राओं को सुरक्षा दृष्टिगत लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय में स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव ने 12 अक्टूबर 2022 को पत्र लिखकर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में सभी पदों पर महिला कार्मिकों की ही नियुक्ति किए जाने के निर्देश दिए थे। 2023-24 शैक्षणिक सत्र में पुरुष स्टाफ का नवीकरण न करने, रिक्त हो रहे पदों पर सिर्फ महिलाओं की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वार्डन से लेकर चौकीदार तक सभी कार्मिकों को संविदा पर रखा जाता है। राज्य में कानपुर नगर, औरैया जिलों को छोड़कर सभी जिलों के प्रत्येक विकासखंड में एक एक कस्तूरबा विद्यालय संचालित है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में केवल महिला कार्मिकों के नवीकरण के आदेश से 1000 से अधिक पुरुष स्टाफ के प्रभावित होने का अंदेशा है। प्रदेश के 746 विद्यालयों में अधिकांश लेखाकार, चौकीदार पुरुष हैं। कुछ जगहों पर शिक्षक भी पुरुष हैं। ऐसे में प्रत्येक स्कूल पर 2 पुरुष कार्मिकों का भी अनुमान लगा लें तो 1500 के आसपास स्टाफ प्रभावित होंगे। देखिए, इसमें सबसे खास बात है इस मैगजीन की, आप लोगों को बता दूं, इसके प्लस माइनस हर के अपने अपने होते हैं। इसके प्लस की अगर हम बात करें तो आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे कि आपकी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए जा रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी साथ साथ बताए जा रहे हैं। और अगर इसके हम नकारात्मक विषयों की बात करें तो इसमें तथ्यात्मक जानकारी थोड़ा सा कम मिल रही है आपको, लेकिन बाकी दोनों को बैलेंस करके बहुत अच्छी मैगजीन है यह। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन, विश्व बैंक के बीच समझौता हुआ। मीडिया सूत्रों में जानकारी के अनुसार लखनऊ में आयोजित गन्ना किसानों के बृहद हित लाभ के लिए कार्यशाला के प्रदेश के शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच सूक्ष्म सिंचाई पर एक सामान्य दृष्टि प्राथमिकता के अनुरूप दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। विश्व बैंक की ओर से अजीत राधाकृष्णन, उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की ओर से महासचिव दीपक गुप्तारा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया। 2030 डब्ल्यूआरजी ने पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के परियोजना के अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन के बारे में एक प्रस्तुति दी। इन्होंने बताया कि मैसर्स गुजरात ग्रीन रेवोल्यूशन कंपनी अहमदाबाद ने भी उत्तर प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए विकसित किए जा रहे न्यू सिंगल विंडो डिलीवरी मॉडल को पेश किया। गुजरात के गन्ना किसानों के साथ काम करने के अपने अनुभव को साझा किया किए गए कार्यों की समीक्षा से ज्ञात हुआ गुजरात राज्य में गन्ना किसान लगभग 30% पानी की बचत करने में सफल रहे। विश्व बैंक के अपने जल संसाधन समूह यूपीएसएमए, यूपी प्रगति एग्री वाटर एक्सेलरेटर को लागू करने के लिए साथ मिलकर काम करना है। यह परियोजना राज्य के गन्ना किसानों के समग्र लाभ के लिए स्थायी सूक्ष्म सिंचाई मॉडल विकसित करने के लिए 2 संगठनों की सामर्थ्य का समन्वय करती है। कार्यक्रम में वर्तमान प्राथमिक मानदंड के आधार पर राज्य के 38 से अधिक जनपदों में बृहद स्तर पर सहायता कार्यक्रम चलाने का इच्छुक है। इससे गन्ना किसानों को उत्पादन लागत में उल्लेखनीय कमी आने का अनुमान है। परियोजना मुख्य रूप से निम्नलिखित ध्यान केंद्रित करेगी: गन्ने की खेती में जल कुशल आचरण को बढ़ावा देना, गन्ने की खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देना, लो कार्बन एगोनोमिक संचालन को बढ़ावा देकर चीनी संवर्धन श्रृंखला को डीकार्बोनाइज करना। विदित है कि उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का एक प्रमुख संगठन है।
यूपीएसएमए का मुख्य उद्देश्य सरकार की अनुकूल विकासोन्मुख नीतियों के माध्यम से प्रदेश में निजी चीनी मिलों के कामकाज हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना है। यूपीएसएमए राज्य में गन्ना किसानों उद्योग हित में 1938 से कार्यरत है। 2030 तक जल संसाधन समूह विश्व बैंक समूह का एक सार्वजनिक निजी सिविल सोसाइटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है। डब्ल्यूआरजी सामूहिक निर्णय लेने, पानी से जुड़ी सभी क्षेत्रों में मजबूत सामाजिक विकास को बढ़ावा देने वाले लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स समाधानों को सह डिजाइन करने में हितधारकों का समर्थन करता है। तो यहाँ पर हमारी यह अप्रैल महीने की करंट अफेयर्स समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया होगा और आपको यह पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप बाकी सारे दोस्तों तक जहाँ तक संभव हो आपके फ़ोन में जो भी ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से मेरी इतनी मदद आप कर सकते हैं कि उन्हें शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा तक। और मैं इस तरह से तमाम प्रकार की अच्छी-अच्छी मैगज़ीन, अच्छी सामग्री आपके लिए बनाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, यूट्यूबर बनना या यूट्यूब पे पढ़ाना इतना आसान नहीं होता। आप भी जानते होंगे हज़ारों लाखों चैनल्स बनते हैं और हज़ारों लाखों डूबते भी रहते हैं। यानी कि उस पे आप कंटिन्यू बने नहीं रह पाते। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं। हम यहाँ हर चीज़ें तो आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर आशा करिए कि यह चैनल एक ऐसा चैनल बनेगा फ्यूचर में अगर आप लोग साथ देंगे, जो कि कहीं न कहीं फ्री एजुकेशन की तरफ और क्वालिटी क्वालिटी जो मेंटेन करना चाहिए, उसको हम मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ और धन्यवाद।